सभी को नमस्कार। विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले गारसद तासी ने लिखा और उनका जो ग्रंथ है वो है इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तान, जो कि 1839 ईस्वी में लिखा गया। उसके बाद में हमने बात की हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाला दूसरा प्रयास किसने किया। तो दूसरा प्रयास था शिव सिंह सेंगर द्वारा, जो कि 1883 में लिखा गया इतिहास शिव सिंह सरोज नाम से। उसके बाद में आज हम तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, और उसका नाम है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ये अंग्रेज इतिहासकार है, इसलिए इन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, इनकी भाषा है वो अंग्रेजी है। सबसे पहला जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गारसद तासी ने, उसकी भाषा थी फ्रेंच भाषा। यानी सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा गया वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया। उसके बाद में दूसरा जो प्रयास था शिव सिंह सेंगर द्वारा, शिव सिंह सरोज नाम से, वो था हिंदी में। यानी किसी भारतीय विद्वान द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम बार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाला भारतीय विद्वान है वो है शिव सिंह सेंगर। उसके बाद में तीसरा जो नाम आता है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है वो आयरलैंड के निवासी है, और इन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा वो है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। देखिए, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त इनके बारे में कहते हैं कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास जो लिखा गया वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया इतिहास माना जाता है। देखिए, वैसे तो जो सभी ने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास, जैसे इनसे पहले दो जो साहित्यकार थे उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, लेकिन जो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त है ये कह रहे हैं कि सच्चे अर्थों में अगर हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास है तो वो कौन सा है, वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास है। किशोरीलाल गुप्त जिन्होंने खुद पुस्तक लिखी थी हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से, एक पुस्तक लिखी थी जिसका प्रकाशन 1957 में किया, और हिंदी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी से यह पुस्तक जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की जो पुस्तक है उसका अनुवाद ही है। यानी इन्होंने ही, किशोरीलाल गुप्त ने सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास माना, वो माना द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को। इसी का इन्होंने अनुवाद किया, या यूं कहे कि इसी सा जो इनकी पुस्तक है उसी को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से इन्होंने 1957 में प्रकाशन करवाया। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, उनकी जो पुस्तक है, उनका जो ग्रंथ है उसका नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसका प्रकाशन हुआ था 1888 ईस्वी में। अब देखिए, पहला जो इतिहास था वो था गारसा द तासी का, गारसा द तासी का। और गारसा द तासी ने लिखा था इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। इसके बाद में दूसरा जो नाम आता है वो है शिव सिंह सेंगर द्वारा। शिव सिंह सेंगर इन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास, वो है शिव सिंह सरोज, इन्हीं के नाम से हैं, शिव सिंह सरोज नाम से। और तीसरा जो है वो है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा, और उसका नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1888 में लिखा गया। तो आपको ये क्रम है वो भी याद रखना है। इन्होंने लिखा ये 1839 में, दूसरा है 1888 में, सॉरी 1883 में, और ये जो तीसरा है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, ये है 1888 ईस्वी में। इसकी जो भाषा है वो है अंग्रेजी, और इसमें केवल हिंदी भाषा के कवियों को स्थान दिया गया है। और इसका जो प्रकाशन है वो द रॉयल
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ये प्रकाशित हुआ था। कौन सा ग्रंथ? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये जो पुस्तक है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये है स्वतंत्र इतिहास पुस्तक के रूप में उसका प्रकाशन हुआ था 1889 में। ठीक है, लिखा कब गया? 1888 में, लेकिन ये स्वतंत्र पुस्तक के रूप में 1889 में प्रकाशित हुआ। कुल कवि इसमें इसमें कुल कवि हैं 952। अब देखिए, हमने पहले इतिहास के बारे में बात की थी, गारसा दे तासी की, उसमें 738 कवि थे। उसके बाद में शिव सिंह सेंगर जिन्होंने बताए थे, उसमें 1000 कवि थे, और इसमें कुल कवियों की संख्या है 952। इन्होंने 886 कवि शिव सिंह सरोज वाले ही माने हैं, और 66 जो नए कवि है वो उसमें ऐड किए। जॉर्ज ग्रियर्सन ने जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत भाषा, यानी संस्कृत का भाषा का दृष्टि क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत और अरबी, फारसी मिश्रित उर्दू को उसमें पृथक किया। यानी ये मानिए, उन्होंने जो साहित्य लिखा इसमें इन भाषाओं के जो क्षेत्र है वो निर्धारण करते हुए उन्होंने शुद्ध हिंदी के जो कवि हैं उनको उन्होंने शामिल किया, और शुद्ध हिंदी भाषा में इन्होंने लिखा, और हिंदी भाषा को उन्होंने देसी भाषा भी कहा है। यानी पहले ये व्यक्ति है, इतिहासकार है, जिन्होंने हिंदी क्षेत्र है उसका एक निर्धारण किया, और अलग अलग क्षेत्र से, जैसे भी ये अलग भाषा क्षेत्र है, उनको अलग करके उन्होंने हिंदी क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए हिंदी के कवियों को स्थान दिया। उर्दू भाषा को उन्होंने कहा ठेठ हिंदी। देखिए, उर्दू भाषा है उसको उन्होंने कहा ठेठ हिंदी। हिंदी साहित्य के विकास क्रम निर्धारण, इन्होंने हिंदी साहित्य का जो विकास किया उसमें जो माना है, तो वो उन्होंने शुरुआत जो आदिकाल की है वो 643 ईस्वी से शुरुआत मानी, और उसके बाद में उन्होंने धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया है। भक्ति काल है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार भक्ति काल, जिसकी समय सीमा 16वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य के युग माना जाता है, उसे उन्होंने स्वर्ण युग कहा। देखिए, कई बार पूछा जाता है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग कहने वाले कौन से इतिहासकार है, तो उनका नाम है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, और उन्होंने कहा ये धार्मिक पुनर्जागरण का काल कहा। ये कहा रीतिकाल शुक्ल का नामकरण दिया हुआ है, रीतिकाल, उनको इन्होंने रीति काव्य कहा। रीतिकाल है उसको उन्होंने कहा रीति काव्य। इसके बाद में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा को, जो हिंदी भाषा है हमारी, इसको ये कहा कि ये अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा है। देखिए, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, हिंदी भाषा को किसने कहा कि ये अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा है, और ये कहने वाले हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इन्होंने जो लिखा है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसे हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ माना जाता है। देखिए, इसे हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ माना जाता है। लेकिन अगर ऐसा है कि हिंदी का या हिंदी साहित्य का प्रथम शुद्ध और व्यवस्थित पहला वैज्ञानिक ग्रंथ कौन सा है? देखिए, हिंदी का पहला शुद्ध और व्यवस्थित पहला वैज्ञानिक ग्रंथ कौन सा है, तो उसका नाम आएगा हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया 1929 में। इसमें अंतर इतना ही है, अगर सीधा पूछा जाए हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा, तो नाम आएगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगर बात आए हिंदी का पहला शुद्ध और व्यवस्थित पहला वैज्ञानिक ग्रंथ किसने लिखा, तो नाम आएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा गया। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति से लिखा गया है, तो इनकी पद्धति है कालानुक्रम पद्धति। यानी कवियों का जो जीवन परिचय है वो जन्म तिथि के आधार पर इन्होंने स्वीकार किया। और द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ की रचना करने के लिए ग्रियर्सन ने निम्न
रचनाओं का आधार ग्रंथ के रूप में अपनाया। यानी जो उन्होंने अपना ग्रंथ लिखा है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसको लिखने के लिए इन्होंने आधार ग्रंथ के रूप में कुछ अनेक रचनाएं हैं, अनेक ग्रंथ है, उनसे उन्होंने सम्माहित किया अपने ग्रंथ में। तो उन्होंने देखिए पहले लिखा हुआ आपको पता है इस्तवार द लालित वेतर हिंदुस्तानी, जो कि गारसद तासी द्वारा लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ है। तो उनको उन्होंने आधार ग्रंथ के रूप में शामिल किया। उसके बाद में दूसरा ग्रंथ था शिव सिंह सरोज, जो कि शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया था। उसको भी उन्होंने इसमें आधार ग्रंथ के रूप में शामिल किया। उसके बाद में भक्तमाल जो रचना है नाभादास की, वो भी आधार ग्रंथ के रूप में शामिल की। उसके बाद में गोसाई चरित्र, जो कि बाबा बेनी माधव दास की रचना है। उसके बाद में कालिदास हजारा, जो कि कालिदास त्रिवेदी की रचना है। और काव्य संग्रह, जो कि महेश दत्त की रचना है। तो देखिए आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की पुस्तक है, उस पुस्तक को लिखने के लिए उन्होंने निम्न में से किस ग्रंथ की सहायता ली है या नहीं ली है। तो आपके नाम आएंगे ये, तो आपको याद करना है कि पहला इस्तवार द लालित्यवेतर हिंदुस्तानी, इस ग्रंथ को आधार रूप में स्वीकार किया है। उसके बाद में शिव सिंह सरोज, जो कि शिव सिंह सेंगर की रचना है, उसको भी। फिर भक्तमाल, जो कि नाभादास की रचना है। गोसाई चरित्र बाबा पेनी माधव दास की रचना है। और कालिदास हजारा, जो कि कालिदास त्रिवेदी की रचना है। और काव्य संग्रह, जो कि महेश दत्त की रचना है। इसके बाद में भी कुछ रचनाएं हैं, जिसमें श्रृंगार संग्रह, जो कि सरदार कवि की है। उसके बाद में सुंदरी तिलक जो रचना है वो हरिश्चंद्र की है। और विचित्रोपदेश, जो कि कक्षेदी तिवारी जी की है। और राग कल्पद्रुम, जो कि कृष्णानंद व्यास की रचना है। इन रचनाओं को उन्होंने अपना जो ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उसको लिखने के लिए आधार ग्रंथ के रूप में इन ग्रंथों को समाहित किया है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक में 11 अध्याय है। इन 11 अध्याय में देखिए, यानी कई बार ये प्रश्न आता है कि जो पुस्तक है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की पुस्तक है, वो कितने अध्याय में विभाजित है। तो आपको याद करना है 11। कई जगह 12 लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना 12वां जो नंबर है उसमें लिखा हुआ है विविध। विविध विविध का मतलब तो बहुत सारे और हो जाते हैं, तो ये आप ध्यान न दें, क्योंकि 11 ही है। याद करने के लिए देखिए ग्रियर्सन ग्रियर्सन ग्रियर्सन, गैसे ग्रियर्सन गैसे 11, आपको याद हो जाएगा। तो ग्रियर्सन की जो पुस्तक है उसके भाग कितने हैं, वो है 11। कौन कौन से देखिए, नंबर 1 चारण काल, दूसरा 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, ये जो इनकी पुस्तक है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उसके 11 जो अध्याय है उन अध्याय की बात हो रही है। जो पहला अध्याय है वो है चारण काल, दूसरा है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, उसके बाद में तीसरा जो अध्याय है वो जायसी की प्रेम कथा, उसके बाद में चौथा अध्याय ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, उसके बाद में पांचवा मुगल दरबार, और छठा तुलसीदास। अध्याय कितने इसके, वो है 11। आगे देखिए, सातवां रीति काव्य, आठवां तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती काव्य, उसके बाद में 9 नंबर महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, 10 नंबर कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, और 11वां 18वीं शताब्दी। उसके बाद में 12 नंबर लिखे हुए हैं, वो है विविध। तो विविध कुछ नहीं होता, इसके अध्याय है वो कितने हैं, वो है 11। ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक में कितने अध्याय में विभाजित किया, तो आपको याद रखना है 11 अध्याय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ग्रियर्सन के इस इतिहास ग्रंथ को क्या कहा है, बड़ा इतिव्रत संग्रह कहा है। आपको ये महत्वपूर्ण बात है याद रखनी है
कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो ग्रियर्सन की पुस्तक है, कौन सी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उसको क्या कहा है, बड़ा इतिवृत्त संग्रह कहा है। और ग्रियर्सन ने तुलसीदास पर 12 निबंध भी लिखे हैं। कितने निबंध? 12 निबंध भी लिखे हैं। तुलसीदास पर 12 निबंध भी लिखे हैं। ग्रियर्सन ने तुलसीदास को ग्रियर्सन ने तुलसीदास को बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा है। सबसे बड़ा लोकनायक कहा है। ये जो परिभाषा है, ये किसने दी है? ये है ग्रियर्सन की परिभाषा। और ग्रियर्सन ने किसको कहा है? तुलसीदास को कहा है, तुलसीदास के बारे में, कि बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक है वो तुलसीदास है। और ऐसा कहने वाले कौन है? ग्रियर्सन है। उसके बाद में 4 नंबर पे हम पढ़ेंगे मिश्र बंधु को। मिश्र बंधु, मिश्र इनका गोत्र है, और बंधु मतलब होता है भाई। तो ये 3 भाई है। कौन कौन से? देखिए, ये 3 भाई है कौन कौन से? मिश्र बंधु है, ये 3 भाई है। 3 भाई है कौन कौन से? पहला है गणेश, दूसरा है श्याम, तीसरा है सुखदेव। ये 3 भाई है। ये तीनों भाई कहाँ के हैं? लखनऊ के हैं। मिश्र बंधु, ये 3 भाई है, गणेश बिहारी मिश्र, दूसरे हैं श्याम बिहारी मिश्र, और तीसरे हैं सुखदेव बिहारी मिश्र। आपको याद करना है, गणेश, श्याम, सुखदेव, ये 3 भाई है। इन्होंने एक हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ का नाम है मिश्र बंधु विनोद। उस ग्रंथ का नाम है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद नाम से उन्होंने लिखा। और लिखा कब? देखिए, इनके भाग है वो है 4। ये जो मिश्र बंधु विनोद जो रचना है, उसके भाग है 4। 4 भाग है। वो एक से जो 3 भाग है, मिश्र बंधु विनोद जो रचना है, इसके भाग है 4। इसका पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। ये जो भाग है वो 1913 में लिखी गई, या यूं कहें कि 13 में प्रकाशन हुआ इसका। और चौथा भाग है वो 1934 में लिखा। यानी मिश्र बंधु विनोद, यानी मिश्र बंधु है वो 3 भाई है, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र। इन्होंने जो ग्रंथ लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास, वो लिखा मिश्र बंधु विनोद नाम से। और ये जो मिश्र बंधु विनोद है, ये ग्रंथ कितने भागों में विभाजित है? ये प्रश्न अभी पीछे जो फर्स्ट ग्रेड हुई है उसमें आया था कि मिश्र बंधु विनोद जो रचना है वो कितने भागों में विभाजित है? 2, 3, 4, 7, तो इस तरह से आया था। तो कितने भागों में है? 4 भागों में विभाजित है। 4 भाग है। ये देखिए, 1913 में 3 भाग है, वो लिखे गए या प्रकाशित हुए। उसके बाद में चौथा भाग है वो 1934 में। कुल कवि उन्होंने कितने माने हैं? इस जो रचना है मिश्र बंधु विनोद, उसमें कुल कवियों की संख्या देखिए 5000 लगभग मानी जाती है। वैसे वास्तविक संख्या 5000 नहीं है, वास्तविक संख्या है 4591। उसके अंदर जो मूल देखा जाए तो उसके अंदर 4591 कवियों की श्रृंखला है। लेकिन ऐसा पूछा जाता है कि ऐसे कौन से ग्रंथ है जिसमें लगभग 5000 कवि है वो शामिल है? तो आपका उत्तर आना चाहिए मिश्र बंधु विनोद जो रचना है उसमें। हिंदी साहित्य इतिहास का इतिवर्तात्मक लेखन, यानी इतिवर्तात्मक लेखन जो किया जाता है वो सबसे पहले मिश्र बंधु विनोद में ही प्राप्त होता है। वैसे इतिवर्तात्मकता हिंदी साहित्य में किसकी देन है? इतिवर्तात्मकता
दिव्येदी युग की प्रमुख विशेषता मानी जाती है इति वर्तात्मकता। इति वर्तात्मकता होती क्या है? इति वर्तात्मकता का अर्थ क्या होता है? इति वृत्त का अर्थ होता है व्याख्यान, यानी कोई भी पौराणिक कथाएं हैं, पौराणिक या हम कहें सांस्कृतिक प्रसंग है, उन प्रसंगों में से जो पौराणिक कथाएं हैं, सांस्कृतिक प्रसंग है, उन प्रसंगों को उठाकर उनका मोटा मोटा वर्णन करना क्या कहलाता है? इति वर्तात्मकता कहलाती है। यानी यूं कहे कि साहित्य में कविता हो या साहित्य हो, उसको रचने के लिए हम अगर उसमें से इतिहास में से कोई पौराणिक कथाएं या सांस्कृतिक जो प्रसंग है उसको उठा के हम मोटा मोटा वर्णन करें तो वो क्या कहलाती है, यानी उसका व्याख्यान करें तो वह क्या कहलाती है? इति वर्तात्मकता कहलाती है। तो सबसे पहले अगर किसी इतिहास ग्रंथ में इति वर्तात्मकता का प्रयोग किया गया है तो वो है मिश्र बंधु विनोद में। मिश्र बंधु विनोद जो रचना है इसमें इति वर्तात्मकता का प्रयोग किया गया है। अनेक अज्ञात कवियों को भी शामिल करके इन्होंने साहित्यिक महत्व पर प्रकाश डाला है। इसमें यानी मिश्र बंधु विनोद में तुलनात्मक पद्धति का अनुसरण करते हुए कवियों की विविध श्रेणियां बनाने का प्रयास भी किया गया। ये इनकी विशेषता है मिश्र बंधु विनोद की। इन्होंने मिश्र बंधु विनोद में यानी मिश्र बंधु ने जो हिंदी साहित्य का प्रारंभ है आदिकाल का, उसकी प्रारंभिक सीमा 643 ईस्वी मानी है। यानी विक्रमी संवत की बात करें तो 700 विक्रमी संवत माना है। मिश्र बंधु ने हिंदी साहित्य का प्रथम लेखक या गद्यकार किसको माना है? यानी मिश्र बंधु ने हिंदी साहित्य का प्रथम लेखक जिसे माना है उसका नाम है गोरखनाथ। गोरखनाथ जी को ये हिंदी साहित्य का प्रथम लेखक या गद्यकार उन्होंने माना है। और मिश्र बंधुओं का जो प्रिय कवि है वो है देव। आपको पता होगा देव ने एक छंद की रचना की थी, कवित छंद की। उसमें कवित है, जैसे कवित होते हैं वो 31 वर्ण वाले भी होते हैं, 32 वाले भी और 33 वाले। वो 33 वर्ण से जिन्होंने किया, ये इनकी मौलिक रचना थी। तो 33 वर्ण वाले जब भी कवित मिलेंगे तो वो कवित कहलाएंगे देव कवित, यानी इनके द्वारा रचित कवित है वो देव कवित कहलाता है। मिश्र बंधुओं ने देव बड़े या बिहारी इस विवाद को जन्म दिया था और सर्वप्रथम मिश्र बंधुओं ने ही एक कालखंड को 2 उपभागों में विभाजित किया था, यानी 8 कालखंडों में विभाजन किया था। यानी हिंदी साहित्य का जो इतिहास है जिसको हम बोलते हैं आदिकाल, उसके बाद में भक्ति काल, उसके बाद में रीति काल, फिर आधुनिक काल, 4 कालखंडों में बांटा था। लेकिन इन्होंने इसी 4 कालखंड को 2-2 और भागों में विभाजित करके उन्होंने 8 कालखंडों में विभाजन किया। उम्मीद करता हूं जो मैंने पढ़ाने का प्रयास किया, जिसमें हमने बात की जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन से, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन से एक बार रिपीट कर देता हूं, आपको अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा देखी जाए तो 19वीं शताब्दी से मानी जाती है। और हिंदी साहित्य का प्रथम जो लेखन हुआ था हिंदी साहित्य का इतिहास का, तो वो किया गया था गारसद तासी के द्वारा, जो कि फ्रेंच विद्वान था। और गारसद तासी ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा उस ग्रंथ का नाम है इस्तवार द ला लिथुएटर एंदुई एंदुसन, जो कि 1839 में लिखा गया और वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया। और उसके भाग है वो 5 थे और संस्करण 2 थे, यानी 2 संस्करणों में उन्होंने 5 भागों में विभाजित किया। और उसमें कुल कवि थे 738। उन 738 कवि में हिंदी के मात्र 72 कवि है वही लिए, इसीलिए इस ग्रंथ को खिचड़ी ग्रंथ कहा जाता है। और गारसद तासी हिंदी के समर्थक लेखक नहीं थे, वो उर्दू के समर्थक लेखक थे, इसलिए इन्होंने हिंदी को क्या कहा, बद्दी बोली भी कहा था। उनकी कुछ कमियां थी, उन्होंने काल विभाजन का प्रयास नहीं किया, तो इस वजह से उनका जो इतिहास है वो अधूरा इतिहास माना जाता है। उसके बाद में हम बात करें कि दूसरा जो प्रयास था वो था ठाकुर शिव सिंह सेंगर के द्वारा। और ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने जो लिखा
वो था शिव सिंह सरोज, जो कि 1883 ईस्वी में लिखा गया। और ये पहला ग्रंथ माने कि हिंदी साहित्य का किसी भारतीय विद्वान द्वारा लिखा गया प्रथम प्रयास था। उसके बाद में इसमें कुल कवियों की संख्या थी 1000। और उन्होंने पहला जो कवि माना गया था इनके द्वारा, जॉर्ज ठाकुर शिव सिंह सेंगर द्वारा, वो माना गया था पुष्प या पुंड को। उसके बाद में सेम कमियां वो भी थी, उन्होंने भी काल विभाजन नहीं किया और वर्णानुक्रम पद्धति से लिखा गया, तो वो भी एक अच्छा इतिहास नहीं माना जाता। लेकिन इसके बाद में दूसरा तीसरा जो प्रयास है वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा किया गया। और ये प्रयास किशोरीलाल गुप्त के अनुसार सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास माना है। देखिए ये नाम आए कि सच्चे अर्थों में अगर हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त के अनुसार, तो नाम आएगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का। और इन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1888 में। उसके बाद में हमने बात की थी गारसा दत्तासी 1839 में, शिव सिंह सेंगर 1883 ईस्वी में। उसके बाद में तीसरा जो ग्रंथ था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया, वो है 1888 में। इसके अंदर ये जो इसकी भाषा है वो थी अंग्रेजी। और ये जो प्रकाशन हुआ था, ये प्रकाशन हुआ था इसका द रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में। उसके बाद में हमने बात की कि स्वतंत्र पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन हुआ था 1889 में। इसमें कुल कवियों की संख्या थी 952, और इसमें से 886 कवि वही है जो शिव सिंह सेंगर ने दिए थे। उसके अलावा 66 नए कवि है वो उसमें समाहित किए। जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का एक क्षेत्र निर्धारण किया, और अलग जो भाषा का क्षेत्र था उससे इसको अलग करके हिंदी क्षेत्र अलग से निर्धारित किया। और हिंदी भाषा को उन्होंने देसी भाषा कहा, और उर्दू भाषा को उन्होंने क्या कहा? ठेठ हिंदी कहा। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण करते हुए उन्होंने जो हिंदी साहित्य है उसको सबसे पहले जो आदिकाल है उसकी समय सीमा है वो 643 ईस्वी से प्रारंभ करके उन्होंने ऐसे चलाया। 643 ईस्वी से प्रारंभ करके उन्होंने धार्मिक काव्य, उसके बाद में प्रेम काव्य, फिर दरबारी काव्य के रूप में विभाजित किया। उसके बाद में जो भक्ति काल आया था, भक्ति काल को जो 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में जो भक्ति काल है उसको उन्होंने नाम दिया धार्मिक पुनर्जागरण काल, या यूं कहते स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। और रीति काव्य है जो कि शुक्ल का नामकरण है, उसको जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा कहा। क्योंकि जॉर्ज ग्रियर्सन खुद अंग्रेज थे, तो ये कहते हैं कि हिंदी है वो अंग्रेजों के द्वारा आविष्कृत भाषा है। इसके बाद में देखिए हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ अगर माना जाए, प्रथम इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ अगर माना जाए तो वो है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। लेकिन इसी प्रश्न को अगर ऐसे पढ़े, हिंदी साहित्य का पहला शुद्ध और व्यवस्थित पहला वैज्ञानिक ग्रंथ, तो नाम आएगा हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया। इसके बाद में हम बात करें, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपना इतिहास ग्रंथ जो लिखा वो कौन सी पद्धति से लिखा? वो है कालानुक्रम पद्धति से। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस ग्रंथ की रचना करने के लिए ग्रियर्सन ने निम्न रचनाओं का आधार ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया है। और ये आधार ग्रंथ आपको याद रखना है, दो तो पहले जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं वो है इस्तवारदल्ला लित्वेतर हिंदुस्तानी, और दूसरा है शिव सिंह सरोज जो कि शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया था। उसके बाद में भक्तमाल जो कि नाभादास की रचना है। उसके बाद में गोसाई चरित्र जो कि बाबा बेनी माधवदास की रचना है। कालिदास हजारा जो कि कालिदास त्रिवेदी की रचना है। और काव्य संग्रह जो कि महेश दत्त की रचना है। उसके बाद में श्रृंगार संग्रह जो कि सरदार कवि की रचना है। और सुंदरी तिलक जो कि हरिश्चंद्र की रचना है। और विचित्र उपदेश कक्षदी तिवारी की रचना है। और राग कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यास की रचना है। इनको इन्होंने आधार ग्रंथ के रूप में अपना जो इतिहास ग्रंथ लिखने के लिए लिया था। इसके अलावा जो इनकी रचना है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 11 अध्याय में विभाजित है। इसके अध्याय कितने? 11। 11 कौन कौन से आपको देखने हैं? चारण काल, दूसरा 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, फिर जायसी की प्रेम कथा, फिर ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, फिर मुगल दरबार, फिर तुलसीदास। उसके अलावा रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती काव्य, फिर महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, उसके बाद में कंपनी के शासन में हिंदुस्तान,
फिर है 18वीं शताब्दी और 12वां लिखा हुआ है विविध। तो आपको 11 ही अध्याय में आपको याद करना है। इसके बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ग्रियर्सन के इस इतिहास ग्रंथ कौन सा, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस इतिहास ग्रंथ को क्या कहा, बड़ा इतिवृत्त संग्रह कहा। और ग्रियर्सन ने तुलसीदास पर 12 निबंध भी लिखे हैं। और ग्रियर्सन ने तुलसीदास को कहा कि बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक है तो वो कौन है, वो है तुलसीदास। ऐसा कहने वाले कौन है, ग्रियर्सन। इस तरह से हमने हिंदी साहित्य के अभी तक 4 इतिहास ग्रंथ पढ़े और चारों के चारों मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से याद होगा। नेक्स्ट क्लास के लिए आगे के जो इतिहास ग्रंथ है उसको लेके आएंगे। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।